हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी इस टॉपिक पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है मिस्टर राम इज एम्प्लॉयड इन टाटा मोटर्स लिमिटेड पुणे, हिज सैलरी इनकम इज एज अंडर। इसमें हमें बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, एचआरए, रेंट पे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ अकाउंट, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। और क्वेश्चन कहता है कॉम्प्यूट हिज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है मिस्टर राम की, जो टाटा मोटर्स लिमिटेड पुणे इस कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस दिए हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। उस बेसिस पे ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमें ये फॉर्मेट बनाना होगा पहले, जिसमें पर्टिकुलर्स, रुपीज 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 के दो कॉलम है, पर्टिकुलर्स रुपीज का इनर कॉलम एडजस्टमेंट के लिए, आउटर कॉलम में हम डायरेक्टली अमाउंट पोस्ट करेंगे अगर उस पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो। और यहाँ पे टाइटल देना है इस सॉल्यूशन को, कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर राम फॉर असेसमेंट ईयर 2022-2023। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके ये फॉर्मेट बनाइए और हम ये क्वेश्चन अभी साथ में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मेट बन गया। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि हमने डिस्कस किया, कुछ अलाउंसेस दिए, बेसिक सैलरी और एडिशनल इंफॉर्मेशन, उस बेसिस पे हमें ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी। तो पहले देखो दोस्तों, सैलरी में हमें बेसिक सैलरी दी है ₹30,000 पर मंथ। तो ये सैलरी बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ है, मतलब एक साल की हो गई। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3,60,000 रुपीज। तो ये फॉर्मेट में हमें ऐसे नोट करना है। बेसिक सैलरी रिसीव्ड 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3,60,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेसिक सैलरी के बाद दिया है डियरनेस अलाउंस ₹5,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में दिया है विच इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, ये टोटल डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अभी जो ये ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, इसका क्या रिलेवेंस है ये आगे जाके आपको पता चलेगा। बट यहाँ पे बेसिकली हमें ₹5,000 पर मंथ जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है वो रिकॉर्ड करना है। और दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि डियरनेस अलाउंस टोटली टैक्सेबल होता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, इस पे कुछ एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो इसलिए हम ये भी टोटल लेंगे, मतलब डियरनेस अलाउंस ₹5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000। सो 60,000 रुपीज टोटल टैक्सेबल कॉलम में आ गए। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस दोनों भी फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस ₹200 पर मंथ। तो अभी देखो दोस्तों, हमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है और कौन से अलाउंसेस अप टू सर्टेन लिमिट एग्जम्प्टेड है। तो अकॉर्डिंगली आप वो पोस्टिंग कर पाएंगे। तो ये सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जो है ये भी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, इसीलिए हम इसे भी आउटर कॉलम में लेंगे। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,400, ये टोटली टैक्सेबल हो गया, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 2,400। उसके बाद नेक्स्ट HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस ₹4,000 पर मंथ। अभी ये हाउस रेंट अलाउंस जो है ना दोस्तों, ये अप टू सर्टन लिमिट एक एग्जम्प्टेड है, उसके बाद टैक्सेबल है। तो वो सर्टन लिमिट क्या है, उस रिलेटेड कंडीशन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी HRA रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे दी है हमें, रेंट पेड बाय मिस्टर राम फॉर द हाउस इज ₹5,000 पर मंथ। मतलब कंपनी ने मिस्टर राम को हाउस रेंट अलाउंस दिया ₹4,000 पर मंथ, और राम रेंटेड हाउस में ही रह रहे थे, इसलिए उन्होंने ₹5,000 पर मंथ रेंट भी पे किया है। तो अभी आप सोचेंगे कि सर HRA तो 4,000 पर मंथ मिला है और रेंट एक्चुअली 5,000 पर मंथ है, तो ये कैसे मतलब टैक्सेबल नहीं होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जो रूल्स दिए हैं हमें इनकम टैक्स एक्ट में, अकॉर्डिंगली हमें एग्जम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। तो अभी HRA की एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले तो इसे रिकॉर्ड करना है। 4,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 48,000 ये मिला।
ठीक है। अभी इसमें से एग्जम्प्टेड कितना है, एग्जम्प्ट टू टैक्स मतलब माइनस होगा इसमें से, और रिमेनिंग अमाउंट विल बी चार्ज टू द टैक्स। तो अभी एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एग्जम्प्टेड अमाउंट है, दैट इज ये एग्जम्प्टेड अमाउंट है 18,000 रुपीज। तो 48,000 माइनस 18,000 किए तो 30,000 रुपीज क्या हो गए, दे आर चार्जेबल टू टैक्स, एंड 18,000 रुपीज एग्जम्प्टेड है। अभी ये एग्जम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट कैसे की है मैंने यहाँ पे, उसके लिए देखो दोस्तों, जो रूल्स दिए हैं ना एक्ट में, उसका मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाया है, उस वर्किंग नोट में सॉल्व किया। तो ये जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, ये क्या होता है, ये एक सर्टेन लिमिट तक एग्जम्प्ट होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिखी है कि मिस्टर राम रिसीव्ड ₹48,000 एज हाउस रेंट अलाउंस, 48,000 मिले। उसमें से द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब हम जो अभी नीचे अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं, उसमें से जो कम अमाउंट होगी वो अमाउंट एग्जम्प्ट होंगी टैक्स के लिए। अभी मतलब नीचे मतलब कौन से पॉइंट्स है, तो उसमें 3 पॉइंट होते हैं देखो दोस्तों मेनली। पहले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पहले होता है HRA रिसीव्ड, मतलब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट बोला है ना, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट। तो ये 3 पॉइंट होता है उसमें। पहले लेना है HRA रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो भी हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड है वो लिखना है डायरेक्टली। उसके बाद सेकंड कंडीशन में हमें लिखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। मतलब जो भी रेंट पेड किया है, यहाँ पे रेंट पेड किया है ना मिस्टर राम ने 5,000 पर मंथ, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000 पेड किया है, उसमें से माइनस करना है 10% ऑफ द सैलरी। और थर्ड कंडीशन में लेना है डायरेक्टली 40% ऑफ द सैलरी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 10% ही क्यों लिया आपने, 15% क्यों नहीं लिया, तो इट इज गिवन इन द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कि 10% ही माइनस करना है। और यहाँ पे भी 40% ही क्यों लिया, तो ये एक्ट में दिया है, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स है। वो अगर रूल्स आपको अच्छी तरह से पता है, तभी आप ये जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होती है HRA की, वो अच्छी तरह से कैलकुलेट कर पाओगे। अभी देखो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, पहले पहले तो फर्स्ट आप लेंगे एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, तो इस केस में है 48,000, कैसे आया, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। सेकेंडली हमें लेना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट पेड यहाँ पे 60,000 रुपीज है, और 10% ऑफ द सैलरी। अभी सैलरी यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने 4,20,000 कैसे ली, यहाँ पे लिया ना 4,20,000, 10% ऑफ द 4,20,000, 42,000 लिया। तो ये 10% मतलब 4,20,000 कहाँ से आए, तो उसके लिए देखो दोस्तों, HRA पर्पस के लिए जब भी हम सैलरी लेते हैं, उसमें हमें सिर्फ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस लेना है, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है तो हमने क्वेश्चन में देखा था कि डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 30,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 12, 3,60,000, और डियरनेस अलाउंस 5,000 पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000। सो 3,60,000 प्लस 60, 4,20,000 क्या हो गई, सैलरी होगी इस पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। और इसका 10% लेना है, मतलब रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट पेड 60,000 है, 10% ऑफ सैलरी हो गया 42,000, 4,20,000 का 10% 42,000 हो गया। सो 60,000 माइनस 42,000, 18,000 रुपीज आ गया, ठीक है, सेकंड कंडीशन में। और थर्ड कंडीशन में क्या लेना है, 40% ऑफ द सैलरी, जो भी सैलरी है 4,20,000, उसका डायरेक्टली 40% लेना है, और ये आता है 1,68,000। अभी देखो दोस्तों, 40% लिया क्योंकि नॉर्मल सिटी के केस में 40% लेना है, और मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, ये हमें एक्ट में ही दिया है। तो इस केस में हम सिर्फ 40% ऑफ सैलरी लेंगे। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है, इसमें हमने अमाउंट कैलकुलेट की, फर्स्ट अमाउंट है 48,000, सेकंड है 18,000, और थर्ड में है 1,60,000। अभी इसमें से सबसे कम अमाउंट कौन सी है, तो 18,000। तो यहाँ पे हमें दिया है ना, द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जाम फ्रॉम द टैक्स, मतलब इन तीनों में से जो कम अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड होगी। तो इसलिए देखो दोस्तों, HRA रिसीव्ड और उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट होगी 18,000, और एक्चुअली 30,000 रुपीज ही टैक्सेबल अमाउंट है हाउस रेंट अलाउंस की, ठीक है। तो इसलिए ये जो 3 कंडीशन है, इस तीनों कंडीशन में जो कम अमाउंट आई है 18,000 रुपीज, ये 18,000 रुपीज यहाँ पे एग्जम्प्टेड होगी। तो इसलिए हाउस रेंट अलाउंस 48,000 लेस एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स 18,000 आ गया,
ठीक है दोस्तों, मैं स्पेशली हाउस रेंट अलाउंस पे कुछ सेशंस बनाने वाला हूँ, जिसमें हम सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस और उसकी एग्जम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आप समझ लीजिए कि ये जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है इन तीनों कंडीशन में वो एग्जम्प्टेड होता है, और वो कैसे कैलकुलेट करना है आप यहाँ भी समझ सकते हैं। और अगर कोई डाउट है आपको एचआरए रिलेटेड और एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्टेड अमाउंट हो गई 18,000, सो 48,000 लेस 18,000, 30,000 रुपीज टैक्सेबल आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया। तो यहाँ पे एचआरए हमने ऑलरेडी कंसिडर किया, रेंट पेड भी कंसिडर किया, बोथ आर रिलेटेड टू हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रुपीज 14,000, और ये लमसम में मिला है। देखो दोस्तों, यहाँ पे पर मंथ नहीं बोला है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राम को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है 14,000 रुपीज। और आगे इंफॉर्मेशन में बोला है कि ही इज हैविंग अ डॉटर। तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए मिलता है। इसमें भी अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी देखो दोस्तों, ये एक सर्टन लिमिट तक एग्जम्प्टेड होता है, उसके बाद टैक्सेबल होता है। तो उसका एग्जम्प्टेड लिमिट क्या है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। मतलब हाउस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिलेगा एम्प्लॉय को, उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। मतलब एक चिल्ड्रन के लिए ₹100 पर मंथ, तो साल का हो गया ₹1,200, और मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन मतलब ₹2,400। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, उसकी मैक्सिमम एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी है? ₹2,400। बट अभी इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिया है ही इज हैविंग अ डॉटर, तो उसे एक बच्ची है ऐसा बोला है। तो इट मीन्स एक ही बच्चा है ना, उसे दो नहीं है, तो एक ही कंसिडर करेंगे हम जब एग्जम्पशन देंगे। तो ये इसलिए है। अभी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया 14,000 रुपीज लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड 100 एक चाइल्ड के लिए ना, मल्टीप्लाइड बाय 1, एक ही चाइल्ड है उसको मल्टीप्लाइड बाय 12, सो सिर्फ 1,200 रुपीज एग्जम्प्टेड अमाउंट होगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। और 14,000 माइनस 1,200 गिव्स अस 12,800, सो ये 12,800 क्या होगी? टैक्सेबल अमाउंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको जो अलाउंसेस है उसमें से कौन से फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है, लाइक डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये फुल्ली टैक्सेबल हो गए। देन हाउस रेंट अलाउंस, ये सर्टन लिमिट तक एग्जम्प्टेड है, उसके बाद टैक्सेबल है। सेम थिंग इज विद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी एक सर्टन लिमिट तक एग्जम्प्टेड होता है, उसके बाद टैक्सेबल है। तो इस तरह से हमें जब भी हम ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं या इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पे हमें एग्जम्प्टेड अमाउंट कंसिडर करना होता है और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल दिखाना है। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया अभी 14,000 और एक डॉटर के लिए। उसके बाद मेडिकल अलाउंस ₹1,500 पर मंथ। तो ये दो देखो दोस्तों, ये जो मेडिकल अलाउंस है ₹1,500 पर मंथ, ये फिक्स मेडिकल अलाउंस है और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। जो फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है ना, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कुछ एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो इसलिए हम मेडिकल अलाउंस 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 18,000 रुपीज डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेंगे। ठीक है, तो मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस के बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है ₹500 पर मंथ। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस भी देखो दोस्तों टैक्सेबल होता है, तो इसलिए हम इसे भी आउटर कॉलम में लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6,000 रुपीज टैक्सेबल कॉलम में आ गए। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिकॉर्ड कर दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद देखो दोस्तों 9 पॉइंट है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फॉर 4,000 पर मंथ। अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो इट इज ओके, मतलब वो उसके सैलरी में से ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। बट अगर एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो हमारा एडजस्टमेंट आता है। तो यहाँ पे देखो ये एडजस्टमेंट कंट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ ₹4,000 पर मंथ बाय द एम्प्लॉय, एंड एन इक्वल अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑल्सो। मतलब 4,000 पर मंथ ये जो मिस्टर राम है इसके सैलरी से कट कर दिए एम्प्लॉयर ने, और उतनी ही अमाउंट किसने कंट्रीब्यूट कर दी? कंपनी ने। एम्प्लॉयर में ने भी उतनी अमाउंट कैलकुलेट कर दी। तो बेसिकली 4,000 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूशन हुआ है कंपनी से, किसके लिए? मिस्टर राम के लिए। तो अभी देखो इससे रिलेटेड भी 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्टेड है।
उससे ज्यादा टैक्सेबल है। तो अभी देखो दोस्तों 4000 पर मंथ दिया है ना यहाँ पे, तो 4000 पर मंथ पहले रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला 12% ऑफ द सैलरी लेना है, तो 12% ऑफ द सैलरी, तो इस केस में सैलरी कितनी आई है हमारी, 4,20,000 आई है ना, हमने ये नोट 1 में देखो कैलकुलेट किया था, सैलरी 4,20,000 आई है ना। तो 4,20,000 का 12% लेना है, तो 4,20,000 का 12% आएगा 50,400 रुपीज। ये एग्जम्प्टेड अमाउंट है। अभी आप इस केस में देख पाओगे कि 48,000 ये एक्चुअल बेनिफिट के अमाउंट है और एग्जम्प्टेड अमाउंट इज मोर देन दैट। तो इस केस में जो टैक्सेबल अमाउंट है वो क्या होगी, नील होगी, राइट। तो अगर एम्प्लॉयर यानी कंपनी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, तो वो कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ द सैलरी एग्जम्प्टेड है, 12% के बाद टैक्सेबल है। तो ऐसे हमें 12% ऑफ द सैलरी निकालना है और कंपेयर करना है कि कितना कंट्रीब्यूट किया है। अभी इस केस में एग्जम्प्टेड अमाउंट ज्यादा है, एग्जम्प्टेड अमाउंट इज मोर देन द बेनिफिट अमाउंट, तो इसलिए जो टैक्सेबल अमाउंट है वो नील रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इनफैक्ट लास्ट ही है ये, during the year interest credited to his recognized provident fund account, that is RPF account, at 13% per annum was rupees 52,000। मतलब इसका जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है उसमें 13% पर एनम से इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट की अमाउंट है 52,000 रुपीज। तो अब भी देखो दोस्तों यहाँ पर भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपको एक सर्टन लिमिट तक इंटरेस्ट मिलता है सर्टन रेट से तो ही एग्जम्प्टेड है, उसके बाद वाली अमाउंट टैक्सेबल है। मतलब देखो दोस्तों कि कहीं से भी इनकम आने दो आपको, गवर्नमेंट उस पे आपसे टैक्स मांगेगी, ठीक है। अभी ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ है एट 13% से क्रेडिट हुआ है ना ये 52,000 रुपीज। तो उसका इसका एग्जम्प्टेड लिमिट क्या है, देखो दोस्तों इट इज 9.5%। मतलब इंटरेस्ट का एग्जम्प्टेड लिमिट है 9.5% और रिमेनिंग टैक्सेबल होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, 52,000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जम्प्टेड अमाउंट मिलेगी। तो इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसकी एग्जम्प्टेड अमाउंट फिक्स है, ये एक्ट में दी है, इट इज 9.5% ऑफ द इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अमाउंट। इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जम्प्टेड है, उसके बाद टैक्सेबल है। मतलब यहाँ पे 13% से मिला है ना इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट कहती है 13% से मिला, आपको ज्यादा रेट से इंटरेस्ट मिला तो हमें टैक्स दे दो। किस पे टैक्स लेंगे, 9.5% तक ओके है, आपको उस वहां तक टैक्स नहीं लगेगा, बट उससे ज्यादा परसेंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे हम टैक्स मांगेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट 14,000 रुपीज पे टैक्स मांगेंगी, क्योंकि ये उस लिमिट से ज्यादा है, मतलब जो लिमिट। तो देखो दोस्तों जो 10 पॉइंट्स दिए थे इस क्वेश्चन में हमने सारे रिकॉर्ड किए हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने ये सिंपल क्वेश्चन लिया है इनकम फ्रॉम सैलरी पे, इसके बाद एक एडवांस थोड़ा क्वेश्चन लेते, मॉडरेट लेते, उसके बाद एक एडवांस लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने सारे पॉइंट रिकॉर्ड कर दिए, और ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी क्या होगी, इसका अगर हम टोटल करेंगे, ये जो सारे अमाउंट आए ना आउटर कॉलम में, इसका टोटल करेंगे टोटल, तो टोटल ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मिलेंगी हमें। और ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी इस केस में 4,03,200, इट इज नॉट 4 लाख, इट इज एक्चुअली 5,03,000 है दोस्तों। यहाँ पे ये जो टैक्सेबल सैलरी है ना, ये यहाँ पे 5,03,200 है, ठीक है। 5,03,200 वो कैलकुलेशन मैंने एक्चुअल किया था, बट यहाँ पे गलती से 4 लाख लिख दिया। तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 5,03,200। तो दोस्तों आप यहाँ पे और एक पॉइंट नोटिस करोगे कि यहाँ पे सर आपने लिखा है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, बट टैक्स किस सैलरी पे देना पड़ता है एम्प्लॉय को, मतलब मिस्टर राम को 5,03,000 पे टैक्स देना पड़ेगा या नेट सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों एम्प्लॉय को नेट सैलरी पे टैक्स देना पड़ता है। और नेट सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अगर आप जानते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी एंड नेट टैक्सेबल सैलरी, तो आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आई एम आस्किंग कि आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी और नेट टैक्सेबल सैलरी, इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि टैक्स तो नेट सैलरी पे ही लगेगा ना, ठीक है। तो
अभी जो भी नेट सैलरी आएंगी वो क्या मतलब डिफरेंस क्या है आपको बताना है। और इस अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन में नेट टैक्सेबल सैलरी क्या होगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, क्योंकि इनकम टैक्स इस टॉपिक पे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, आपके आपके दोस्त के साथ इसे शेयर भी कर देना। थैंक यू।